हेलो एवरीवन, मेरा नाम अदिशा चंदेल है और आज हम लोग क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का बुक नंबर 2 जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एक डिस्टिंक्शन समझा देती हूँ मैं। पॉलिटिकल साइंस में आपकी दो बुक्स है क्लास 11 में। पहली वाली जो बुक है वो कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करती है, लेजिस्लेचर के बारे में, जुडिशरी के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में। और ये वाली जो बुक है पॉलिटिकल की, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में बात करती है, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज के बारे में बात करती है, आपकी फ्रीडम के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, जस्टिस के बारे में। तो वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद इट। अब हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करते हुए। अब ह्यूमन बींग्स जो है बहुत यूनिक एक तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन बींग्स यूनिक किस तरीके से हैं? सबसे पहले हमारे पास लैंग्वेज एबिलिटी है। हम लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास रीजनिंग एबिलिटी है। रीजनिंग एबिलिटी और रिफ्लेक्टिव एबिलिटी क्या है? ये है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं क्या वो सही काम है, या हमने जो पास्ट में काम रखा है क्या वो हमने सही किया था या गलत किया था। ये किसी और जानवर में एबिलिटी नहीं मिल सकती है और ये सिर्फ एक यूनिक ह्यूमन बीइंग ट्रेट है। इन्हीं दो रीजन से ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बहुत ज्यादा न्यू बनते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा यूनिक बनते हैं ह्यूमन बींग्स, और यहीं से पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स अराइज होते हैं। अगर ये ट्रेड्स हमारे पास नहीं होते तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती ही नहीं। अब पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस जैसे टॉपिक्स के बारे में बात करती है। यहाँ पे आपको डेफिनेशंस पढ़ाए जाते हैं। डेफिनेशंस ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, हर डेफिनेशन को बहुत अच्छे से सोचना यहाँ पे काम किया जाता है। एक एडवांस लेवल पे देखा जाता है कि जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस है हमारे पास, एग्जिस्टिंग डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, क्या ये सच में अभी के जनरेशन के लिए काम कर सकती है, अभी की जनरेशन में जो कंट्रीज है उन पे इम्प्लाई कर सकती है क्या। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ये पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो होते हैं वो देखते हैं कि कितने एक्सटेंट तक हम लोग इन एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन चीज़ों को। फॉर एग्जांपल, हम कितने एक्सटेंट से फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम कितने एक्सटेंट से इक्वालिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपका पॉलिटिकल थ्योरी का, वो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रेन सिटीजन्स टू थिंक रैशनली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड असेस द पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ आवर टाइम्स। इसका मतलब है कि सिटीजन्स को रैशनली और लॉजिकली सोचना कि हम लोग पॉलिटिकल थ्योरीज के कॉन्सेप्ट्स के बारे में और जो सभी पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं हमारे आसपास उनके बारे में भी क्रिटिकली एनालिसिस करना। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो कि ब्लू में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। ये क्वेश्चंस जो है इनके आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और एक्सप्लेनेशन के बाद आप प्लीज इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करना एक बार। तो लेट अस स्टार्ट ऑफ विद व्हाट इज पॉलिटिक्स। तो जब हम पॉलिटिक्स की डेफिनेशन पूछेंगे तो हर इंसान के लिए एक अलग ही डेफिनेशन होगी पॉलिटिक्स की। अगर आप पॉलिटिकल लीडर्स के पास जाओगे तो वो कहेंगे कि पॉलिटिक्स में आप इलेक्शंस कंटेस्ट करते हो, आप ऑफिस में आते हो, आप लोगों के बेनिफिट के लिए काम करते हो। यही अगर आप किसी और इंसान से पूछोगे जिसने देख रखा है कि डे टू डे लाइफ में पॉलिटिशियंस करप्शन कर रहे हैं या फिर वो इलीगल एक्टिविटीज से पावर में आ रहे हैं, तो उनको पॉलिटिक्स एक बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन से यूज करेंगे। तो आप अगर कभी भी मैं बोलूँ कि पॉलिटिक्स को एक सेंटेंस में यूज करो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये इंसान बहुत पॉलिटिक्स करता है, या फिर कॉर्पोरेट सेटिंग में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। तो इन दोनों सेट ये जो सेंटेंसेस है इसमें हम देख सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स शब्द है इसको बहुत एक नेगेटिव शब्द की तरह यूज कर रखा है। और यही जो है वो हमको दिखाता है कि पॉलिटिक्स आज के डेट में कितना नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ आ चुका है। तो अब जब हम ऐसे कॉन्फ्रेंटेशंस में आते हैं कि जब हम देखते हैं कि लोग पॉलिटिक्स को बहुत नेगेटिवली यूज करते हैं, तो हम एज ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, हम एज पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स एक डिलेमा में आ जाते हैं। हमको समझ में नहीं आता कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंसान की, हमारे कंट्री की राय मांगते हैं, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का क्या कहना था पॉलिटिक्स के बारे में? उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स एनवेलप अस लाइक द कॉइल्स ऑफ अ स्नेक एंड देयर इज नो अदर वे आउट बट टू रेसल विद इट। इसका मतलब कि जैसे एक सांप अपने आप को आपके अराउंड लपेट लेता है, किसी भी जानवर के अराउंड अपने आप को लपेट लेता है, वैसे ही पॉलिटिक्स अपने आप को हमारे अराउंड लपेट लेता है। इससे हम कह सकते हैं कि मतलब पॉलिटिक्स जो है बहुत इंटीग्रल एस्पेक्ट है हमारे लाइफ का, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लाइफ का, और हम उससे छुट के नहीं निकल सकते हैं। और सोसाइटी जो है, अगर उसको अपने आप को सस्टेन करना है, उसको इंश्योर करना है कि उसके जितने मेंबर्स हैं वो अपने, उनके जितने नीड्स हैं, उनके जितने इंटरेस्ट हैं, हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए और हम उनके इंटरेस्ट और नीड्स उनको दे पाए। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हमको ध्यान देना ये भी जरूरी होता है कि बहुत लोगों से हम लोग जब बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में तो वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स वो है जो गवर्नमेंट करती है। क्या पॉलिटिक्स सिर्फ वही चीज है जो गवर्नमेंट करती है? नहीं।
हालांकि जो गवर्नमेंट करती है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा पार्ट है पॉलिटिक्स का, बिकॉज गवर्नमेंट आपकी फॉरेन पॉलिसीज डिसाइड करती है, गवर्नमेंट आपकी एजुकेशन पॉलिसीज डिसाइड करती है, गवर्नमेंट आपका बजट लाती है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके ऊपर। और अगर इन तीनों उसी चीजों में गवर्नमेंट कहीं पे भी मतलब रुक जाती है या फिर बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो लोगों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे आपने बहुत कंट्रीज देखी होंगी जो बैंक्रप्सी के सिचुएशन में आ गई हैं, और वो इसीलिए आती हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कर पाती, उनकी गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली अपने लोगों को एडिक्वेट रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर पाती। यही अगर वो गवर्नमेंट अच्छे से काम करे तो जो लोग हैं उनका जो लाइवलीहुड है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक तरीके से हम कह सकते हैं वो बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी होता है कि हालांकि गवर्नमेंट का काम जो है वो बहुत इंटीग्रल एस्पेक्ट है, पर एक और एस्पेक्ट है हमारे पास पॉलिटिकल थ्योरी में, एंड दैट इज द एक्शंस ऑफ द सिटीजंस। जब आप न्यूज चैनल में डिबेट्स देखते हो, आप देखते होगे कि न्यूज चैनल में जो डब्बी डिबेट होते हैं किसी भी टॉपिक पे, सिर्फ एक इंसान नहीं बोल रहा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं या फिर एक कोई आम आदमी भी हो सकता है। आप जब अपने घर पे बैठ के उन चीजों के बारे में डिस्कशन करते हो, आप जब अपने दोस्तों से उन पॉलिटिकल चीजों के बारे में डिस्कशन करते हो, तो आप भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इंगेज कर रहे हैं, आप भी एक पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट बन जाते हो उस मोमेंट पे। और in this way, we look for the rational underlying the prevalent chaos and decay and aspire to create a better world. इसका क्या मतलब है कि हम देखते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स है अभी दुनिया में, हम देखते हैं कितने ज्यादा इश्यूज हैं इंडिया के मतलब हमारे सिचुएशन में, और वहां से हम लोग एस्पिरेशंस क्रिएट करते हैं एक बेटर वर्ल्ड के लिए। अगेन ये सारे क्वेश्चंस मैंने साइड में दे रखे हैं, डू रीड देम, डू मतलब उसको सॉल्व भी अच्छे से करिएगा, आपका अच्छे से रिविजन हो जाएगा। तो हम एक तरीके से व्हाट इज पॉलिटिक्स का, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये जरूर लिखिएगा दोनों पॉइंट्स को, कि एट वन लेवल इट इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो सब आ जाते हैं, दूसरे लेवल पे इट इज अबाउट जो लोग काम करते हैं, और इसको अच्छे से एल्यूसिडेट कर लीजिएगा, इसलिए से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, अब पॉलिटिकल थ्योरी में अब आप अपने आसपास की चीजों को देखिए। आसपास आप देखोगे कि बहुत ज्यादा हम लोगों के पास डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स कौन कौन से, पार्लियामेंट है आपके पास, राइट, आपके पास इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन कराता है, आपके पास स्टेट एमएलएज हैं, और इलेक्शन के बारे में जो भी आप चीजें देखते हो वो सब वहां पे है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स है आपके पास। तो ये क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स है। बट इनके अलावा कुछ ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीजें, आइडियल्स हैं, प्रिंसिपल्स है जो एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में वन ऑफ दोज प्रिंसिपल इज डेमोक्रेसी, और जहां पे डेमोक्रेसी है वहां पे इक्वालिटी भी होगी, वहां पे फ्रीडम भी होएगा, वहां पे जस्टिस भी होगा, और ये प्रिंसिपल्स इंडिया को इंडिया बनाते हैं। अब हम जहाँ यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने इन प्रिंसिपल्स के ओरिजिनेशन में काम किया है, बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने इन प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन दी है। तो फॉर एग्जाम्पल कौटिल्या से लेके, कौटिल्या कौन थे आपके, चाणक्य। एरिस्टोटल जो थे वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे। जॉन जाक रूसो जो थे, वो आपने पढ़ा होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में इन्होंने सोशल कंस्ट्रक्ट के ऊपर लिखा हुआ था। कार्ल मार्क्स ही इज द फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म। महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, ही इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सब लोगों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन आइडियल्स में। अब जॉन जाक रूसो की बात करें, पहले चलो ठीक है, प्लेटो एंड एरिस्टोटल की बात करेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये लोग डिस्कस करते थे कि मोनार्की बेटर है या डेमोक्रेसी। उसके अलावा रूसो की बात करें तो रूसो ने आर्ग्यू किया फॉर फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड, मतलब कि जो फ्रीडम है इसको फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ये पहले इंसान थे रूसो जिन्होंने कहा था। कार्ल मार्क्स ने आर्ग्यू किया कि इक्वालिटी जो होती है वो एज इंपॉर्टेंट है एज फ्रीडम, तभी उन्होंने कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट लाया। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने, आपको याद होगा, हिंद स्वराज लिखा था 1909 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वहां पे उन्होंने किया था मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम के बारे में, यानी स्वराज के बारे में लिखा था। और इसी के साथ बी आर अम्बेडकर जी के बारे में हम सब जानते हैं, इन्होंने विगरसली आर्ग्यू किया था फॉर द बेनिफिट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके लिए बहुत ज्यादा काम किया, और इन सब लोगों के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, इनके बारे में आप ऑलरेडी बहुत जानते हो। बट जो कौटिल्य थे जो एंशियंट इंडिया से है, एरिस्टोटल, जॉन जाक रूसो जो इंडिया से थे भी नहीं, बहुत आगे के टाइम से थे, उनका भी मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत ज्यादा हद तक रहा है। अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। अब पॉलिटिकल थ्योरी की अगर डेफिनेशन पूछेगी तो आप ये वाली लाइन लिखेंगे, पढ़िए ऐसे, पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशंस, गवर्नमेंट्स एंड सोशल लाइफ इन ए सिस्टमैटिक मैनर। मतलब कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, सोशल लाइफ है, उनको एक अंडरलाइन प्रिंसिपल होगा। जब तक आपको पता नहीं होगा कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए,
जब तक आपका डेमोक्रेसी, फ्रीडम, जस्टिस वाले प्रिंसिपल नहीं होंगे तब तक कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह काम नहीं कर सकता। तो वो काम जो कराता है वो पॉलिटिकल थ्योरी वहां पे पढ़ा जाता है और वहां पे काम आती है। इट प्रूव्स द सिग्निफिकेंस ऑफ थिंग्स सच एज आपका रूल ऑफ लॉ क्या होता है, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में डिस्कशन होता है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में डिस्कशन होता है, आपकी जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है अगेन फ्रीडम, इक्वालिटी, उन सब चीजों के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ डू पॉलिटिकल थ्योरीज क्लासिफाई एंड असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज। ये कैसे होता है? दिस इज डन बाय एग्जामिनिंग द आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड बाय डिफरेंट थिंकर्स इन डिफेंस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। यानी कि बहुत सारे थिंकर्स होते हैं, जैसे मैंने अभी जिन जिन लीडर्स का नाम लिया वो भी उन्हीं में से थिंकर्स थे जिन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स का डेफिनेशन दिया, इनका ओरिजिन दिया। और आज के डेट में भी बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनकी लेगेसी। आज भी वो डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म, सिटीजनशिप, इन सब शब्दों का डेफिनेशन दिए जा रहे हैं और इन सब चीजों पे डिबेट कर रहे हैं सो दैट हम बेटर डेफिनेशन ला सके एज एंड व्हेन टाइम बढ़ता जा रहा है। तो हम उन सब की डेफिनेशंस को देख सकते हैं। बिसाइड्स हम लोग आर्ग्यूमेंट हो गया एक तरीके से, और दूसरे से हम देख सकते हैं जो करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। आप अभी भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, आज भी डिक्टेटरशिप है, आज भी बहुत जगह डेमोक्रेसी है, आज भी बहुत जगह मिनॉरिटी है। तो उन सब चीजों का जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस है उनको डॉक्यूमेंट करके समझने का काम यहाँ पे आ जाता है। उसके अलावा फ्यूचर में जो जो काम होने वाला है और पॉसिबिलिटीज होने वाली है उसको भी डॉक्यूमेंट करने का काम यहाँ पे आ जाता है। और आप देखेंगे कि अभी हम लोग वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, उस क्वेश्चन पे आते हैं कि पढ़े क्यों हम इन चीजों को। तो इसका आगे भी आंसर दे रखा है, बट यहाँ पे एक बेसिक सा अगर मैं आपको बताऊं तो पॉलिटिकल थ्योरी इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बोल रखा है कि फ्रीडम आपके पास है, इक्वालिटी आपके पास है, बट एज अ होल हम अगर अपनी कंट्री को देखें तो आज भी बहुत सारी माइनॉरिटीज है जिनके पास ये रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास पॉलिटिकल राइट्स वगैरह नहीं है। या तो पॉलिटिकल राइट्स हैं बट पॉवर्टी है, तो पॉलिटिकल राइट्स का क्या ही काम आएगा। या तो लोग हैं जो सोसाइटी में ऊपर के प्रिविलेज के पोजीशन में है, एज इन लाइक वो कास्ट हायरार्की में ऊपर है बट इकोनॉमिकली वो वीक हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा मतलब हार्म हो जाता है यहाँ पे। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रख के हमको पॉलिटिकल थ्योरी पे ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा ये भी ध्यान देना जरूरी है कि दो फ्रीडम इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी एनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ दिस एट ऑल टाइम्स। इसका क्या मतलब है कि इसका ये मतलब है कि एक बार हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो ये नहीं कि हमने वही बना दिया वही चलता जाएगा, नहीं, हमको उसमें नए नए इंटरप्रिटेशन लाने हैं, हमको उसको नए तरीके से देखना है, हमको उसको नए तरीके से समझना है कॉन्स्टिट्यूशन को, और मेक श्योर करना है कि जो आइडियल्स पहले लिखे थे वो आज के दिन कैसे फिट इन कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पे है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ जो है कोर्ट ने उसमें राइट टू लाइवलीहुड ऐड कर दिया है। इसके अलावा राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है एक नया राइट आया है हम लोगों के पास एज इंडियन सिटीजन्स, वो भी एक जब लॉ बना तो यहाँ पे री इंटरप्रिट किया हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को एंड तब जाके वो बना। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन पढ़ेंगे, द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन अमेंडेड एंड एक्सपैंडेड ओवर टाइम, द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज विच आर डिजाइन टू एड्रेस न्यू प्रॉब्लम्स। इसका मतलब है कि कैसे इनको री इंटरप्रेट किया हमने, गवर्नमेंट पॉलिसीज आई उसके द्वारा री इंटरप्रेट किया, और जुडिशियल रिव्यूज हुए। आप कभी भी न्यूज़पेपर खोलोगे आप देखोगे कि जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह जहां पे भी कोई भी केस लड़ा जा रहा है तो वो नए इंटरप्रिटेशन लाते रहते हैं। तो ये काम यहाँ पे होता है। अब थर्डली हम देखेंगे कि वर्ल्ड कितने जल्दी चेंज हो रहा है। आज जो हमारे पास टेक्नोलॉजी से थ्रेट है वो 20 साल पहले हमारे पेरेंट्स जब वो हमारे एज के रहे होंगे उनको वो थ्रेट्स नहीं एक्सपीरियंस किए होंगे। क्यों? क्योंकि आज हम लोग बहुत ही ज्यादा हद तक डिजिटलाइज्ड है। आप ये वीडियो देख पा रहे हो बिकॉज आप डिजिटलाइजेशन में हो। तो अभी ये दिस इज अ वेरी गुड थिंग, आप यहाँ से कनेक्ट कर पा रहे हो मुझसे, आप एजुकेशन में हेल्प कर पा रहे हो, आप अपने दोस्तों से कनेक्ट कर पाते हो, पैंडेमिक के टाइम पे भी हेल्प हुआ। बट उसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन जब जब होता है तब तब हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि जो आपके चांसेस होते हैं कि स्कैमर वगैरह आप पे अटैक करें वो बढ़ जाते हैं। बिकॉज अब आप लोगों को आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं, हैक करके आपका बैंक अकाउंट के डिटेल्स ले सकते हैं, आपके पर्सनल डिटेल्स ले सकते हैं, और आपका प्राइवेसी जो है वो ब्रीच हो सकता है। तो इन सब चीजों के लिए भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट करते रहना चाहिए, हमको आइडियल्स को भी अपडेट करते रहना चाहिए, समझने के लिए कि हम आज के दिन पे जो प्रिंसिपल्स जो फाउंडिंग फादर्स ने बनाए थे हमारे लिए उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकें। आगे ये जो डब्बा है वैसे ब्लू ब्लू, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कहानी है। इसमें सोक्रेटिस के बारे में लिख रखा है, सोक्रेटिस वाज द वाइजेस्ट मैन का उनको टर्म दिया था। तो सोक्रेटिस जो थे उनके स्टूडेंट थे प्लेटो, उन्होंने द रिपब्लिक लिखा था, और द रिपब्लिक में उन्होंने सोक्रेटिस की लाइफ की कहानी पूरी लिखी है। और प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल थे जिनके बारे में हमने पहले बात किया, और एरिस्टोटल के स्टूडेंट अलेक्जेंडर द ग्रेट थे। तो ये जो ब्लू बॉक्स है आप इसको पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ना तो इट्स नॉट अ बिग डील।
अब हम आते हैं पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस के ऊपर। पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस में हमको जानना जरूरी है कि पॉलिटिकल थ्योरीज जो है ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपने देखा होगा पेपर्स देते हो तो एक होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जिनका सिर्फ एक ही आंसर आ सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, एक ही आंसर आएगा आपका 1947। इसमें आपको ज्यादा सोचने का टाइम नहीं लगेगा, आपको ज्यादा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस नहीं मिलेंगे। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया को किस बेसिस पे मिली थी, एज एन लाइक कौन सा प्रिंसिपल था, उसकी डेफिनेशन दो। तो डेमोक्रेसी अगर वो प्रिंसिपल है तो अब उसकी डेफिनेशन होगी। आप देखोगे कि सब लोगों की डेफिनेशन जो है तो डिफरेंट डेफिनेशन होगी। क्यों? क्योंकि ये मैथ्स की तरह नहीं है कि आपका एक कॉन्सेप्ट आ गया और वही डेफिनेशन चल गई। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आप ला रहे हो ये ह्यूमन बींग्स के इंटरेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, स्टेट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तभी यहाँ पे बहुत सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन आ जाती है। एक कोई आंसर जो है वो हम लोग नहीं कह सकते कि यही पूरा सही है। और यही एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अब आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी लाइन में खड़े हुए हो और लाइन में आप देखते हो कि कोई इंसान वहां पे लाइन को ब्रेक करके आगे आ जाता है, तो आपको बहुत गंदा महसूस होता है। आपको लगता है कि नहीं, मेरा हक है कि मैं आगे जाऊं। क्यों? क्योंकि आप इक्वालिटी फील करते हो, यू फील एंटाइटल्ड टू बीइंग इक्वल। क्योंकि आप एक इक्वल कंट्री में ब्रॉर्न एंड ब्रॉट अप हो, आपको पता है कि इक्वालिटी का होना चाहिए, मतलब इक्वालिटी फॉर ऑल। बट अगर यही इंसान कोई प्रेग्नेंट वुमेन होता, या फिर कोई डिसेबल्ड पर्सन होता, या कोई ओल्ड अंकल आंटी होते, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज एट दैट मोमेंट आपको पता है कि हाँ ये जस्टिफाइड है, उनके कंडीशन के हिसाब से दे शुड नॉट बी स्टैंडिंग फॉर टू लॉन्ग। ठीक है। तो इसी तरीके से हम अगर इसको और ज्यादा पॉलिटिकल उसमें देखें, तो बहुत ज्यादा ऐसे माइनॉरिटीज होते हैं, इकोनॉमिक माइनॉरिटीज होते हैं आपके, या तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज का यहाँ पे ये मतलब है कि उनको एजुकेशन और बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज को एक्सेस करने का भी वो नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे जो लोग हैं, अगर हम उनको देखेंगे तो हमें कुछ रियलाइज होएगा कि वो कितना डिसएडवांटेज में जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो उन सब चीजों को देख के हमको समझ में आता है कि हाँ, जो अगर तीन लोग खड़े हुए हैं और तीनों को हमको एक खाना देना है फॉर एग्जाम्पल, तो हम किसको कितना खाना दें वो डज नॉट डिपेंड कि हम सबको इक्वल इक्वल दें। हो सकता है कि सामने वाले को ज्यादा जरूरत है, हो सकता है कि वो इंसान ज्यादा लोगों के लिए एक ही इंसान रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो वैसे ही यहाँ पे इक्वालिटी जो होती है एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, और वो कंटेक्स्ट पे बेस्ड होता है। वो आपको कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है, आपको देखना होता है कि माइनॉरिटीज क्या है, मेजोरिटी क्या है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इक्वालिटी क्या है, इक्विटी क्या है, वो सब में हम लोग आगे अच्छे से फोकस करेंगे। अब इक्वालिटी की बात करी तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं कि फेयरनेस होना चाहिए, है ना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। हाँ, अगर कोई इंसान ऑलरेडी डिसएडवांटेज पोजिशन में है तो उसको ज्यादा बेनिफिट दे सकते हो, दैट पर्सन डिजर्व्स दोस बेनिफिट्स। ठीक है। और यहीं पे मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अब हम जब पॉलिटिकल थ्योरीज की बात करते हैं तो क्या पॉलिटिकल थ्योरीज, ये जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कहाँ से इनकी डेफिनेशन लाते हैं, ये इनके बारे में एनालाइज कैसे करते हैं? क्या कोई मशीन बोलती है इनको कि ये डेफिनेशन है? नहीं, इनको ये डेफिनेशन पता लगती है आम भाषा से। आम, जो आपका पूरे दिन में आप जिस उस वर्ड को यूज कर रहे हो, उसको वो एनालाइज करते हैं, उसके बारे में वो क्रिटिकली सोचते हैं, एंड देन उसके बाद उस पर अपना ओपिनियंस बनाते हैं और सिस्टमैटिक मैनर पे फिर वो डेफिनेशंस के ऊपर लाते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाई शुड बी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। अब ये व्हाई शुड बी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, ये खुद में ये क्वेश्चन आ सकता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट आप याद रखिएगा कि ये आपको बहुत अच्छे मतलब मार्क्स में आ जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सो व्हाई शुड बी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारे रीजन है। नंबर वन रीजन बीइंग कि मतलब ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है हर टारगेट ग्रुप के लिए। और एज हाई स्कूल स्टूडेंट आप में से कोई बहुत सारे लोग हैं जिनको पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनना है, या फिर यूपीएससी में आपको ये वाला जो सिस्टम है ये तो ऑब्वियसली काम ही आएगा, आप सिविल सर्वेंट बनोगे तो इन सब चीजों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है। सो एक तो करियर लेवल से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर मतलब मैंने आपको बोला कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तभी मैथ्स पढ़ाऊंगी तो कुछ सेंस बनेगा नहीं ना, तो वैसे ही ये भी है जो हम इसमें कह सकते हैं कि ये एक अरिथमेटिक है हमारे डे टू डे लाइफ का पॉलिटिक्स। ठीक है। सेकंड इसमें रीजन ये है कि ये हमको एक इंटाइटल्ड सिटीजन बनाता है, एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाता है। जब हमको पता लगेगा, आप खुद नोटिस करोगे इन 2 सालों में जब आप पॉलिटिक्स और पढ़ोगे, इसके बारे में आप डिस्कशन करोगे, डिबेट्स करोगे, तो आप क्रिटिकली और ज्यादा अच्छे से सोचने लग जाओगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप क्रिटिकली सोच पाओगे, आप रीजनेबल और इन्फॉर्म डिबेट्स करोगे, तो सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो पॉलिटिक्स एक तरीके से हम कह सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने से हम लोग एक इंटाइटल्ड सिटीजन बन जाते हैं, हम इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन जाते हैं।
इसके हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि जो आप सिटीजन हो, आप एक तरीके से सोच सकते हो कि आप एक म्यूजिक कॉन्सर्ट का पार्ट हो। म्यूजिक कॉन्सर्ट का पार्ट हो, आप जो गाने बजा रहे हैं वो आप नहीं हो, पर जो साइड में खड़े होके एंजॉय कर रहा है, जो बोल रहा है कि ये वाला गाना बजाओ, जो आपको वो मतलब बता रहा है कि आप कैसे काम कर रहे हो, जो फीडबैक दे रहा है, वो सब काम आपका है गाने बजाने का, एंड आपको खुश करने का काम गवर्नमेंट का हो गया। तो आप उसको इस तरीके से सोच सकते हो। अब थर्डली आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कि मैंने आपको बोला कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फ्रीडम, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, और ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, बट ये बहुत ज्यादा रियलिटी में भी बेस्ड है। क्योंकि इवन दो फ्रीडम जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, वो हम टैंजिबल चीज नहीं है, बट हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं डे टू डे बेसिस पे। अगर मैंने आपको कहा कि आपको मैं फॉर एग्जांपल खाना है, मैं खाना आपको नहीं दे रही हूँ, किसी और इंसान को दे रही हूँ, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ऑब्वियसली, बिकॉज यू फील है कि हमको इक्वालिटी चाहिए। अगर मैं आपको कहूंगी कि आपको जो करियर आपको परस्यू करना है वो करियर नहीं कर सकता, आप डॉक्टर इंजीनियर ही बनो, तब भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें जो हैं ये हमारे डे टू डे लाइफ पे भी इम्पैक्ट करती है। एक तरफ आपका इक्वालिटी को हमने हार्म किया, दूसरे तरफ वाले एग्जाम्पल में फ्रीडम को हार्म किया। तो इक्वालिटी और फ्रीडम, इवन दो देर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, वो हमारे लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लाते हैं। तो ये भी उसमें देखना जरूरी हो जाता है। फाइनली लास्ट इसका टॉपिक ये है कि एज स्टूडेंट्स वी एंजॉय डिबेट्स एंड एलोक्यूशन कॉम्पिटिशंस। एज इन की डिबेट करना, यही वही पॉइंट हो गया कि हम लोग ज्यादा अच्छा ओपिनियन बना सकते हैं, बेटर ओपिनियंस ला सकते हैं। तो जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ोगे, तो आप ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, तो आप इनको करंट इवेंट से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अभी रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, अफगानिस्तान में कुछ हो रहा है, इंडिया में कुछ हो रहा है, तो इन सब चीजों को जो आप पढ़ोगे अपना जो अभी इन 2 सालों में, वो सब आपको काम आएगा इनको क्रिटिकली एनालाइज करने में। और जब आप एज सिटीजन इसको क्रिटिकली एनालाइज करोगे, आप ऊपर जाके डिबेट करोगे इन चीजों के बारे में, तो ये जो चीजें हैं ये आपकी अथॉरिटीज तक आवाज जाएंगी, आपकी अथॉरिटीज तक आवाज जाएंगी, आप सोसाइटी को मूव कर सकते हो बिकॉज ऑफ दीज डिबेट्स। और इसी ये जो 4 रीजंस हैं, हम कह सकते हैं इन्हीं रीजंस की वजह से पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो डोंट बी शाय, प्लीज डू आस्क मी। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आदित्य चंदेल साइनिंग ऑफ।